चलो देखते हैं। क्लास 11th में मैंने आपको बताया था कि हम लोगों ने जो भी पढ़ा है वो सोल प्रोप्राइटर बिजनेस के बारे में पढ़ा है। सबसे पहले बात पता होना चाहिए, क्लास 11th का पूरा अकाउंट्स जो आपका था वो सोल प्रोप्राइटर बिजनेस के बारे में था। ये कैसे पता चला? क्योंकि जितने सारे क्वेश्चन आप बनाए हो, अब पता नहीं ध्यान दिए हो कि नहीं, तो सब में क्वेश्चन के ऊपर में क्या लिखा रहता था? मेसर्स राम, मिस्टर मोहन, मिस्टर सुरेश, किसी एक इंडिविजुअल पर्सन का नाम लिखा रहता था। इट मींस सोल प्रोप्राइटर। सोल मतलब अकेला, प्रोप्राइटर मतलब मालिक। जिस बिजनेस में एक मालिक होता है उसी का हिसाब किताब, बुक कीपिंग करना आपको लास्ट ईयर सिखाया गया। अकाउंटेंट जो आपने काम सीखा। इस साल आप जो क्लास 12th में सीख रहे हो वो आप पार्टनरशिप और कंपनी बिजनेस के बारे में सीख रहे हो। दो बिजनेस, पार्टनरशिप एंड कंपनी। अगर मैं बात करूं तो इस साल आप पार्टनरशिप और कंपनी के बारे में पढ़ रहे हो, जबकि लास्ट ईयर आप सोल प्रोप्राइटर के बारे में पढ़े हो। तीन ही लोग बैठना है एक बेंच पे, चार लोग नहीं, बहुत जगह है। इसमें जाओ, खिसकना रे बैठ, बैठो उसमें। तो लास्ट ईयर आपने सोल प्रोप्राइटर बिजनेस के बारे में पढ़ा, इस साल आप पार्टनरशिप और कंपनी के बारे में पढ़ रहे हो। जो बेसिक बातें हैं, जहां जो अभी तक मैंने बताया उसको शॉर्ट में बता रहा हूं जल्दी से। तो सोल प्रोप्राइटर का आपने सबसे पहला चैप्टर जो पढ़ा था वो जर्नल पढ़ा था, फिर लेजर पढ़ा था, फिर ट्रायल बैलेंस पढ़ा था, फिर उसके बाद से बीच में और भी चैप्टर्स आपने पढ़े, मैंने बताया था। लेकिन मैं बोला था कि वो चैप्टर्स अकाउंटिंग साइकिल के पार्ट नहीं होते हैं, यही सब बातें नहीं बताई जाती हैं, बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है। जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, इसके बाद से अगर हम बात करें तो आपका सब्सिडरी बुक, कैश बुक, बीआरएस, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, डेप्रिसिएशन, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, ये जो मैं चैप्टर्स का नाम ले रहा हूं इसके बाद के चैप्टर्स। ट्रायल बैलेंस के बाद से आपका सब्सिडरी बुक, फिर उसके बाद से कैश बुक, फिर उसके बाद से बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, फिर बिल्स ऑफ एक्सचेंज, फिर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, फिर डेप्रिसिएशन। इतने जो चैप्टर्स आपने बीच में पढ़े वो सारे चैप्टर्स अकाउंटिंग साइकिल के पार्ट नहीं होते हैं। मैं बार बार बोल रहा हूं आपसे, ये अकाउंटिंग साइकिल के अंदर में नहीं आते। ध्यान दो मेहताब, अकाउंटिंग साइकिल में आपको क्या मैंने बोला आता है? तो जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस एंड देन इसके बाद से सीधे फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये बातें जो मैं बोल रहा हूं ये आप एकदम अच्छे तरीके से बांध लीजिए, यही अकाउंटिंग साइकिल है। अकाउंटिंग साइकिल में यही आता है। अब आप मेरे से पूछोगे कि क्यों, ये बात पता था? नहीं पता था ना, यही मैं बोल रहा हूं। देखो, जो भी लोग, मैं बार बार बोल रहा हूं, पढ़ के आए हैं कहीं और से, चाहे जो भी तरीके से, वो सब बातें, ये चीजें नहीं बताई जाती हैं और सीधे डायरेक्ट शुरू कर दिया जाता है कि हाँ चलो हम पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट। आप पढ़ भी ले लेकिन आपको पता ही नहीं कि क्या अकाउंटिंग साइकिल होता है, अकाउंटिंग साइकिल में क्या क्या स्टेजेस होते हैं। ये जरूरी है जानना और यहीं से मैं रिलेट करूंगा, फिर यहाँ स्टार्ट किया था। तो अकाउंटिंग साइकिल में जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस और सीधे फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सर बीच के चैप्टर अकाउंटिंग साइकिल में नहीं आते? नहीं आते। क्यों नहीं आते? उसका मैंने प्रूफ दिया था, कौन बताएगा कि वो अकाउंटिंग साइकिल के पार्ट क्यों नहीं होते? कोई भी, एनीवन, जल्दी जल्दी बताइए कि बाकी चैप्टर्स जो मैंने नाम लिया, सब्सिडरी बुक, कैश बुक, बीआरएस, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, डेप्रिसिएशन, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, ये सब अकाउंटिंग साइकिल के पार्ट नहीं माने जाते। क्यों? हाँ हाँ, चलो बताओ। हाँ, हाँ, ऐसे नहीं बनाएंगे वो चैप्टर्स। जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ, लाइफ में समझिए, कॉन्सेप्चुअल बात है, समझिए इस चीज को। आप मैं बार बार बोल रहा हूँ इस चीज को कि जैसे हर इंसान अपने लाइफ में पैदा होता है, ये चीज जो सब में कॉमन चीज है मैं आपको दिखा रहा हूँ, वो होना फिक्स है, वो सबके साथ होता है। पैदा होना, मरना सबके साथ फिक्स है। उसके बाद से खाना खाना कॉमन चीज है। तबीयत खराब होना भी कॉमन चीज है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? ये भी कॉमन चीज है। ऐसा शायद ही कोई एक्सेप्शनल होगा जो बोलेगा मैं पैदा हुआ मर गया, तबीयत ही नहीं खराब होगा कभी मेरा, कोई बीमारी नहीं हुआ, ये भी कॉमन चीज है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं अब क्या चीजें आपकी एकदम लाइफ की फिक्स हैं, जिनसे आप गुजरोगे ही गुजरोगे, आप नहीं, हर कोई गुजरेगा। तो वो है पैदा होना, मरना, तबियत खराब होना और बीच के जो एक्टिविटीज है। लेकिन मैं कुछ एक्टिविटी का नाम ले रहा हूं जो हर इंसान के लाइफ में जरूरी नहीं है कि आता ही है, वो स्टेज और वो दौर आता ही है। जैसे फॉर एग्जाम्पल पुलिस केस, कोर्ट कचहरी, थाना, क्या बोल रहा हूं समझ में आ रहा है? लॉयर से भेंट होना, ये जरूरी नहीं कि हर इंसान के लाइफ में होता है। समझ में आया? रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर और बीआरएस, ये क्या है? पुलिस कोर्ट कचहरी ही है। एग्जैक्टली ये मैं सीधे बोल रहा हूं। ये बातें अगर मैं बोल रहा हूं ना, तुम लोग को नहीं पता, ये यही चीजें हैं। जो थोड़ा सा समझदार होगा या सुन रहा होगा कोई बात, अगर जो पढ़ा लिखा अकाउंटेंट फील्ड का है, वो बोलेगा एकदम सही बात बोल रहे हैं, यही चीजें ही है। वो जरूरी नहीं है। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर पुलिस थाना है, कोर्ट कचहरी है। जब गलती होगा तब हम कुछ, भैया वकील और पुलिस थाना कोर्ट कचहरी में जाएंगे ना। बीआरएस क्या करता है? कैशबुक और पासबुक में जब बैलेंस मैच नहीं करता है,
उसको यूज किया जाता है। जब रेक्टिफिकेशन ऑपरेटर क्या करता है, जब गलती होता है जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस में कोई एंट्री में एरर हो जाता है, तब हम उसको यूज करके उसको ठीक करते हैं। अब कोई अकाउंटेंट जर्नल एंट्री सारा सही कर दिया, लेजर सब कुछ सही किया, ट्रायल बैलेंस सब कुछ सही किया, तो क्या जरूरत है उसको आरओई चैप्टर यूज करने का? मतलब एक अकाउंटेंट के एक साल, अकाउंटिंग साइकिल क्या होता है, जो एक साल के अंदर आपको उस स्टेज से गुजरना होता है। तो एक अकाउंटेंट किन किन साइकिल से गुजरेगा, किस किस स्टेज से, तो रिकॉर्डिंग में फिक्स है, हर कोई करेगा। जो जर्नल में रिकॉर्डिंग होता है, लेजर में क्लासिफिकेशन होता है, ये फिक्स है, हर कोई करेगा। ट्रायल बैलेंस में समराइजिंग हर कोई करेगा। लेकिन इसके बाद के जो चैप्टर है, मैंने जो बोला कैश बुक, सब्सिडरी बुक बनाना, नहीं बनाएंगे, सब्सिडरी बुक नहीं बनाएंगे, कैश बुक नहीं बनाएंगे, तब भी काम चल सकता है। लेजर से हम काम चला लेंगे। क्या बोल रहा हूं समझ में आ रहा है? उसमें भी हमने सेपरेट सेपरेट अकाउंट खोले हैं। क्या बोल रहा हूं समझ में आ रहा है? अब परचेज बुक बनाना जरूरी नहीं है। परचेज अकाउंट और परचेज बुक में क्या अंतर है, यही बात है, समझ जान लीजिए। क्यों परचेज अकाउंट में क्या होता है, वो लेजर में खोलते हैं। लेजर में परचेज अकाउंट हमने खोला, परचेज अकाउंट में कैश परचेज भी रिकॉर्ड होता है और क्रेडिट परचेज भी रिकॉर्ड होता है। लेकिन परचेज बुक में केवल क्या रिकॉर्ड होता है, क्रेडिट परचेज। तो भाई हम परचेज अकाउंट बना लिए, तो उसमें तो दोनों हमने रिकॉर्ड कर ही दिया, तो हम नहीं भी बनाएंगे परचेज बुक तो काम चल सकता है। हाँ, तो परचेज बुक बनाते क्यों सर? एक सुविधा के लिए बनाते, एक सप्लीमेंट का काम करता है, एक सब्सिडियरी का वो काम करता है। वो क्या काम करता है भाई? तो सप्लीमेंट्री सब्सिडियरी का काम ये करता है कि भैया आपका क्या होगा, मैंने आपको बोला कि जैसे आप ये जानना चाहते हैं सिर्फ कि आपके बिजनेस का टोटल डेटर कितना है, टोटल क्रेडिटर कितना है, कितना टोटल उधार बेचे, कितना नगद बेचे, सिर्फ ये जानना चाहते हैं, तो वो आसानी से परचेज बुक से पता चल जाएगा, सेल्स बुक से पता चल जाएगा। ठीक है भाई? नहीं आसानी से पता चलेगा कहां? परचेज अकाउंट में हम कैश परचेज और क्रेडिट परचेज दोनों लिखे हैं, तो भैया हम वहां से भी तो छांट ही सकते हैं ना, धीरे धीरे करके। कौन सा परचेज, कौन सा परचेज परचेज अकाउंट से छांट लेंगे? क्रेडिट परचेज भी तो छांट ही लेंगे, क्योंकि दोनों तो रिकॉर्ड हो ही रहा है। क्या बोल रहा हूं समझ में आ रहा है? तो यही चीज है, वो बनाना जरूरी नहीं है, ये बात समझना है आपको। वैसे ही मैंने आपको बोला बीआरएस, बात नहीं करो, ध्यान से सुनो मेरी बात एकदम। इसके बाद मैं आपको बात करूं, इसके बाद से अगर मैं आपसे बात करता हूं क्या, कि भैया बीआरएस के बाद रेक्टिफिकेशन हो गया, बीआरएस हो गया, चलिए, और सब्सिडरी बुक, कैश बुक हो गया। बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बिल्स ऑफ एक्सचेंज तो आपके सिलेबस ही हटा दिया गया था। अब सोचो इतना जरूरी होता तो उसको हटाते ही क्यों सिलेबस से भाई, जब वो अकाउंटिंग साइकिल का पार्टी होता और पढ़ाना होता तो। बिल्स ऑफ एक्सचेंज तो हटा ही दिया। बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, उसमें सिर्फ दो बुक के दो चीजों के बारे में बताया जाता है आपको, एक आपका बिल्स रिसेबल और क्या, बिल्स पेबल, इसके बारे में बताया जाता है। कई बिजनेस होते हैं जो अपने बिजनेस में बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं। क्या बोल रहा हूं समझ में आ रहा है? तो जब कोई बिजनेस बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, तो उसको बीओई का यूज ही नहीं हुआ, जरूरत ही नहीं है। जो बिल्स रिसीवर बिल्स पेबल लिखेगा, साइन करेगा, एक्सेप्ट करेगा, वो उसको करेगा। समझ में, एक चेक के जैसा। मान लो मेरे कोचिंग में कोई चेक मैं एक्सेप्ट ही नहीं करता हूं, जो ट्रांजेक्शन होता है किसमें होता है, कैश या सीधे यूपीआई, मैं बोलता हूँ चेक नहीं लूंगा, तो जब चेक मेरे यहाँ ट्रांजेक्शन ही नहीं होता है, तो चेक वाला ट्रांजेक्शन ही सारा गायब हो गया मेरे यहाँ से, उसका यूज ही नहीं है। तो जरूरी नहीं है कि हर बिजनेस में चेक का ट्रांजेक्शन होगा, हर बिजनेस में बिल्स का ट्रांजेक्शन होगा, तो वहां यूज ही नहीं है उसका। अब आते हैं बात, अब इसके बाद से सर किसकी बारी आई, इसके बाद डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या है? डेप्रिसिएशन तो केवल ये बताता है कि भाई आपके यहाँ जो एसेट्स था, वो एसेट्स कितना घिसा है, और घिसते घिसते आपने जब बेचा लास्ट में उसको यूज करने के बाद आखिरी में, तो कितना प्रॉफिट हुआ और कितना क्या हुआ, लॉस हुआ। भाई हमको नहीं जाना, आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू नो द प्रॉफिट एंड लॉस ऑन सेल ऑफ एसी बोर्ड, व्हाइट बोर्ड, या ये आपके स्मार्ट बोर्ड और कैमरा, मैं नहीं जानना चाहता हूँ क्या हो जाए। मैं किसका प्रॉफिट लॉस जानने में इंटरेस्टेड हूँ, जो मेरे को फीस आ रहा है, कमाई हो रहा है, जो कोचिंग चल रहा है, जो अगर कपड़ा का दुकान है तो कपड़ा बेचने से कितना प्रॉफिट लॉस हो रहा है, वो मेन इंटरेस्ट हूँ जानने में। मेरे को एसेट्स बेचने से प्रॉफिट लॉस थोड़ा इंटरेस्ट है, नहीं जानूंगा तो कौन सा बड़ा पहाड़ टूट जाएगा। अरे बोलो ना भाई। तो वो सब मैं क्या बोल रहा हूँ, ये सब सप्लीमेंट चीज है, सब्सिडरी जान लेना चाहिए भाई। आपका एसी है सर, जान लीजिए आपके आपको बेचने से क्या प्रॉफिट हुआ, क्या लॉस हुआ, लेकिन नहीं जानूंगा तब भी कोई मेरे को दिक्कत नहीं हो। लेकिन मेरा कपड़ा की दुकान है और कपड़ा से कितना प्रॉफिट लॉस हुआ, अगर ये नहीं जानूंगा तो फिर जानेंगे, तो अकाउंटेंट रखे काहे के लिए, तो बिजनेस का है, आप अकाउंटिंग काम ही मत करवाइए। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? मेन चीज है गुड्स को बेच के खरीद के जो प्रॉफिट लॉस हो रहा है वो जाना है। एसेट्स को खरीदना बेचना तो नॉन रिकरिंग चीज है, वो तो कभी कभार होता है। क्या बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है? तो इसलिए हम नहीं जाने, उसमें कोई बड़ी बात। तो सोचो मैं क्या बार बोल रहा हूँ, तो हट तो गए सारे चैप्टर, तो बचा कौन, जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस। के बाद से मैंने सारे चैप्टर का यूज दिखा दिया कि कोई जरूरत नहीं है कि अकाउंटिंग साइकिल में यूज होगा ही हो। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? जब आप सीए का काम करोगे, जब सीए फील्ड में जाओगे, तो आपको लगेगा कि हाँ सर सही बोल रहे हैं, सारी चीजें तो हम लोग। एक सीए के लाइफ में कौन सा चैप्टर ज्यादा यूज होता है, अकाउंटिंग साइकिल, अकाउंटेंट कौन सा चैप्टर बनाना मस्ट है, जिसको बनाना ही है, उसके बिना वो अकाउंटेंट का काम कंप्लीट ही नहीं होगा, तो वो है जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस, और उसके बाद से सीधे कौन सा, फाइनेंशियल। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, जर्नल में रिकॉर्डिंग का काम होता है, कहा जाता है, लेजर में क्लासिफिकेशन का होता है, ट्रायल बैलेंस में समराइजिंग का होता है, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑल्सो समराइजिंग के अंदर ही आता है।
समराइजिंग में ही ट्रायल बैलेंस आता है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट आता है, ये दोनों उसी में आता है। बाकी बीच के जो चैप्टर्स हैं, बिल्स ऑफ एक्सचेंज किसमें आता है? तो रिकॉर्डिंग बोल सकते हो। बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या है? ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करता है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? आरओई क्या करता है? तो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं करता है, ट्रांजेक्शन को रेक्टिफाइज करता है, ठीक करता है। तो वो इसका कोई स्टेज के अंदर का चीज नहीं है, मैं वही आपको कहना चाह रहा हूँ। तो कहने का मतलब क्या है? जो मैंने ये बात बताया आपको बहुत पहले भी बोला हूँ, फिर आज मैंने ये बात बताया। क्लास 12 का जब अकाउंट शुरू कर रहे हैं हम पार्टनरशिप, तो यहाँ किससे शुरू हो गया सर? तो यहाँ सीधे शुरुआत होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। इसलिए यहाँ सीधे शुरुआत होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सीधे यहाँ स्टार्ट। पहला चैप्टर आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कोई लोग बोलते हैं पहला चैप्टर पार्टनरशिप इंट्रोडक्शन है। अरे बैल, तुझे पार्टनरशिप इंट्रोडक्शन दिखा लिखा हुआ दिख रहा है ऊपर में, मैं जानू पार्टनरशिप इंट्रोडक्शन नहीं है, वो पार्टनरशिप का फाइनेंशियल स्टेटमेंट चैप्टर है। सर कैसे? मैं साबित किया, मैंने बताया है कैसे। अब देखिए उसके क्या प्रूफ है। आपने जर्नल लेजर सर, तो क्या आपका कहना ये चाहते हैं कि 12th का शुरुआत ही होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट से? यस, 12th का शुरुआत ही होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। तो सर ये चैप्टर्स क्यों नहीं पढ़ते यहाँ पे? जर्नल लेजर, ट्रायल बैलेंस, सब्सिडियरी बुक, कैश बुक, बीआरएस, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, डेप्रिसिएशन, ये सारे चैप्टर क्यों नहीं पढ़ते? इसलिए नहीं पढ़ते हैं क्योंकि वो सारे चैप्टर एज इट इज 12th में काम आते हैं, उसमें कोई चेंजेस ही नहीं होता है। जो रूल जर्नल का पढ़े थे वहां पे डेबिट क्रेडिट करने का, मॉडर्न चाहे ट्रेडिशनल, जो रूल आपने यूज किया वही यहाँ भी यूज होगा। वहां भी एसेट्स डेबिट होता था, बढ़ता था घटता था तो क्रेडिट होता था, लाइबिलिटी, अरे बोलो 5 हेड जो अमेरिका बना, एसेट्स, लाइबिलिटी, कैपिटल, अरे बोलो इनकम एक्सपेंस, वही रूल यहाँ भी है। तो क्या जरूरत है फिर से पढ़ने का? तो नया कुछ तो है नहीं। तो आपका लेजर जैसे वहां बनाते थे, अकाउंट खोलते थे, सीडीबीडी करते थे, यहाँ भी लेजर के वही रूल रहेंगे, सीडीबीडी, कुछ कुछ चेंजेस ही नहीं है, 1% चेंज नहीं है। ट्रायल बैलेंस वही सेम बनेगा वैसे ही। फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्यों पढ़ते हैं सर? वो भी तो आपने पढ़ लिया है, वही पॉइंट है। पिछले साल जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़े तो उसमें 3 चीजें थी केवल। क्या क्या 3 चीजें थी? ट्रेडिंग, पीएल और क्या चीज था? बैलेंस शीट। 3 चीजें था सिर्फ वहां। जबकि यहां पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब पढ़ेंगे तो उसमें 6 चीजें होती हैं, यही पॉइंट है। तो 3 चीजें तो आपकी पढ़ी हुई हैं और 3 चीजें आपके लाइफ में नहीं आ गई। भैया आपका सोल प्रोप्राइटर का फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो था वो ईयर के एंड में बनता था। अब मैं साबित कर रहा हूं कि ये भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्यों है। पार्टनरशिप इंट्रोडक्शन चैप्टर को फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे कह सकते हैं, मैं साबित कर रहा हूं। चलिए कैसे साबित कर रहा हूं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ईयर के एंड में बनता है। आप देखिए जो आप पहला अकाउंट बनाते हैं, कौन सा अकाउंट बनाते हैं? पीएल अप्रोप्रिएशन बनाते हैं ना। वो पीएल अप्रोप्रिएशन के नीचे क्या लिखा रहता है? फॉर द ईयर एंडिंग, जाके देख लेना, ईयर के एंड में बनता है। चलिए ये कब बनता है मैं आपको बता दे रहा हूं, क्यों बनता है उससे मैं बता चुका हूं हल्का सा। यहां भी पहले ट्रेडिंग बनेगा, फिर पीएल बनेगा, और पीएल के बाद क्या बनेगा? पीएल अप्रोप्रिएशन। इसी के बाद बनता है पीएल अप्रोप्रिएशन। फिर पीएल अप्रोप्रिएशन के बाद क्या बनेगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फिर क्या बनेगा? पार्टनर्स करेंट अकाउंट। फिर लास्ट में क्या बनेगा? बैलेंस शीट। वो तो गया फाइनेंशियल स्टेटमेंट, पहुंच तो गया वहीं पे। ध्यान दो इधर इधर, आर्यन तुमको बोल रहा हूं। तो 3 चीजें यहाँ है, यहाँ कितनी चीजें है? 6। तो ये 6 में 3 तो आपका पहले का ही है, ट्रेडिंग, पीएल और क्या? बैलेंस शीट। लेकिन बीच में यहां घुसा है, यहीं पे, ये नहीं कि ट्रेडिंग पीएल पर बैलेंस शीट बना देना। अब बीच में ये 3 आ गया है, ये तीनों बीच में आया। पीएल के बाद पीएल अप्रोप्रिएशन, पार्टनर्स कैपिटल और क्या? पार्टनर्स करें। ये 3, और यही 3 पार्टनरशिप इंट्रोडक्शन में पढ़ाया जाता है। पार्टनरशिप इंट्रोडक्शन में कितने अकाउंट के बारे में? नया 3 ही अकाउंट सिखाया जाएगा, एक पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और एक क्या? करंट। पहला चैप्टर में बस यही 3 पढ़ाना ही है, इसीलिए तीनों है। अब ये भी मैंने बताया था प्रैक्टिकली, पीएल अप्रोप्रिएशन क्यों बनाते हैं सर? पीएल अकाउंट था तो उसके बाद डायरेक्ट बैलेंस शीट क्यों नहीं बना दिए? क्या जरूरत है कि पीएल के बाद से यहाँ पीएल अप्रोप्रिएशन बनाना मजबूरी क्यों हो गया? उसका भी मैंने रीजन बताया सारा। क्या बताया भाई? पीएल अकाउंट जो था वो किसका था? सोल प्रोप्राइटर का था। पिछले साल सोल प्रोप्राइटर बिजनेस के इनकम और एक्सपेंस होते थे, इस साल किस बिजनेस के इनकम एक्सपेंस होंगे? पार्टनरशिप। क्या जो इनकम एक्सपेंस पिछले साल हो रहे थे सोल प्रोप्राइटर में, क्या वही इनकम एक्सपेंस इस साल भी एज इट इज है पार्टनरशिप बिजनेस में, कि कुछ बदलाव हुआ है? क्या? जैसे सपोज करो कपड़ा का दुकान पहले मैं सोल प्रोप्राइटर में चला रहा था, जो मैंने एग्जांपल दिया, और इस साल दुकान वही है कपड़ा का, दुकान नहीं बदला, ये नहीं कि दुकान कुछ और हो गया, वही कपड़ा का दुकान है, लेकिन कितने लोग मिलकर चलाने लगे? 2-3 लोग मिलकर चलाने लगे। पिछले साल फॉर्म चेंज हुआ है, नेचर चेंज नहीं हुआ है बिजनेस का। क्या बोल रहा हूं, समझ आ रहा है? केवल देखा जाए तो ओनरशिप चेंज हुआ है। पिछले साल कपड़ा का दुकान था, इस साल भी कपड़ा का दुकान है। पिछले साल कपड़ा के दुकान में 1 मालिक, इस साल कपड़ा के दुकान में 4 मालिक, या 3 मालिक या 2 मालिक। तो बताइए पिछले साल क्या परचेज होता था? कपड़ा। सेल क्या होता था? रिटर्न, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न किसका होता था? कपड़ा। क्या इस परचेज सेल, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न रहेगा कि नहीं रहेगा? तो भैया इसीलिए पहले पिछले परचेज सेल, परचेज रिटर्न कहाँ रिकॉर्ड होता था? ट्रेडिंग में। इसमें भी तो परचेज सेल हो ही रहा है ना, क्योंकि दुकान तो कपड़ा का ही है, तो सब कहाँ रिकॉर्ड होगा? ट्रेडिंग में होगा कि नहीं? तो ट्रेडिंग इस साल भी बनेगा, सीधी सी बात है, इस साल भी बनेगा। चलिए पिछले साल आपके कपड़े के दुकान में रेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, सैलरी, स्टाफ का सैलरी देते थे कि नहीं? कमीशन स्टाफ का देते थे, कहाँ लिखते थे? पीएल में। इस साल भी तो रहेगा कि स्टाफ भगा दोगे, मालिक लोग ही काम करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी बिल भैया लगेगा ना, सब कहाँ रिकॉर्ड होगा? पीएल में। तो जो आइटम पिछले साल थे इस साल भी कुछ आइटम तो वही रिपीट हो ही रहे हैं।
दुकान तो वही है, सिर्फ मालिक बड़ा है। ये दोनों तो फिक्स है, जो पिछले साल बना था वैसे ही इस साल भी बनेगा। अब बात आता है, क्या पिछले साल जितने इनकम एक्सपेंस आपके कपड़े की दुकान में हो रहे थे सेम वही हो रहे हैं कि कुछ नए भी इनकम एक्सपेंस आए हैं? आए हैं। कौन से नए इनकम एक्सपेंस आए हैं सर? जो पार्टनर से रिलेटेड है, क्योंकि पार्टनरशिप बिजनेस इस साल पढ़ना शुरू किया, पिछले साल तो था ही नहीं। पार्टनर का सैलरी, पिछले साल जो सैलरी होता था किसका होता था? एम्प्लॉय का। पिछले साल जो कमीशन होता था किसका होता था? एम्प्लॉय का। वो सब तो पीएल में रिकॉर्ड होता था। लेकिन इस साल तो एम्प्लॉय वाला भी है, तो एम्प्लॉय वाला है तो पीएल में ही जाएगा, लेकिन पार्टनर का सैलरी, पार्टनर का कमीशन, ये सब तो पिछले साल था नहीं, तो वो पिछले साल वो था ही नहीं, तो पीएल में रिकॉर्ड हुआ होगा क्या? तो छूट गया रिकॉर्ड होने से। तो जो नेट प्रॉफिट आपका निकला है, वो नेट प्रॉफिट उस पार्टनर के सैलरी से पहले का है कि पार्टनर के सैलरी के बाद का है? पहले का है, बिफोर पार्टनर सैलरी, बिफोर पार्टनर कमीशन है। अरे बोलो। फिर हाँ, वो आफ्टर इंप्लॉय सैलरी है। अरे जो नेट प्रॉफिट निकला है वो क्या है? आफ्टर इंप्लॉय सैलरी, आफ्टर इंप्लॉय कमीशन, आफ्टर रेंट, आफ्टर इलेक्ट्रिसिटी बिल, आफ्टर परचेज, आफ्टर सेल, जो ट्रेडिंग का आइटम है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अरे बोलो, वो सबके बाद का है, लेकिन किसके बिफोर है? पार्टनर से रिलेटेड तो आइटम से बिफोर है, तो वो अभी उस नेट प्रॉफिट में प्लस माइनस हो गया कि होना बाकी है? कैसे उस प्रॉफिट को आप सही बोल के बांट सकते हो पार्टनर में? बांट ही नहीं सकते। उस नेट प्रॉफिट को एप्रोप्रिएट करने के लिए, एप्रोप्रिएट वर्ड का मतलब क्या होता है? ठीक करना, सही करना। अरे बोलो, तो उस नेट प्रॉफिट को ठीक करना है, और जब ठीक कर देंगे तब हम पार्टनर्स के बीच में क्या कर सकते हैं? डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। इसीलिए उस नेट प्रॉफिट को डिविजिबल प्रॉफिट नहीं बोलते, डिविजिबल। डिविजिबल वर्ड किससे बना है? डिवीजन करने के लायक, डिविजिबल। अरे बोल, एबल मतलब लायक। तो नेट प्रॉफिट डिविजिबल नहीं है, बांटने के लायक। तो पहले उस नेट प्रॉफिट को हम किसमें कन्वर्ट करते हैं? डिविजिबल प्रॉफिट में। कौन से प्रॉफिट में? और वो कन्वर्ट करने का काम किस अकाउंट में होगा? पीएल अप्रोप्रिएशन। तो ट्रेडिंग अकाउंट से ग्रॉस प्रॉफिट निकलता है। ग्रॉस प्रॉफिट को फिर हम किस में कन्वर्ट करते हैं? नेट प्रॉफिट में। कहां? पीएल में। फिर वो नेट प्रॉफिट को कहां उठा के लेके जाएंगे? पीएल। और वो नेट प्रॉफिट को किसमें कन्वर्ट करेंगे? डिविजिबल प्रॉफिट। तो अब जो प्रॉफिट निकलेगा सब सैलरी हो रही, पार्टनर की भी अब सैलरी कमीशन माइनस हो गया, तो एम्प्लॉय का हो ही चुका था, पार्टनर का हो ही गया, अब कोई इनकम एक्सपेंस बाकी, and this profit can be distributed, will be distributed between the partners in the given ratio। अरे बोलो, और अगर रेशियो गिवन नहीं है तो किसमें बटेगा? इक्वल। समझ में आ रहा है क्या बोल? ठीक, तो ये रीजन हो गया इसका पीएल अप्रोप्रिएशन बनाने का। मैंने फिर पीएल अप्रोप्रिएशन बनाने के लिए रूल भी बताया। क्या रूल बताया? कि पीएल अप्रोप्रिएशन में क्या रूल है? तो पीएल अप्रोप्रिएशन के मैंने रूल बताया कि 3 कंडीशन अगर फुलफिल होगा तभी वो पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में रिकॉर्ड होगा। उसके अंदर का भी रूल बताया। अरे बोलो, कौन से तीनों? ये नहीं कि एक, तीनों में से कोई एक या दो, तीनों फुलफिल होगा तभी पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में आइटम रिकॉर्ड होगा। वो 3 कंडीशन मैंने क्या बताया? ये सब कहीं नहीं मिलने वाला। समझ में आ रहा है ना? मैं बार बार बोल रहा हूँ ना, ये रीजन यूट्यूब पे मिलना है ना किताब में मिलना है, ये सब मेरा एक्सपीरियंस है, इसलिए ये मेरा अपना बनाया हुआ रूल है। और ये यही मेन रूल है, ये जो रूल पढ़ता है वही अकाउंट्स मास्टर बनता है। मैं एकदम डंके की चोट पे बोलता हूँ, 90+ लाना है तो मेरे रूल से ही आपको चलना पड़ेगा, किसी बुक का क्वेश्चन बन जाएगा। सिर्फ डीके गोयल को फॉलो करना चाहते हो तो फॉर्मेट बना हुआ उसमें रट लो कि ये डेबिट में जाएगा, क्रेडिट में जाएगा। अब कोई फॉर्मेट रटने की जरूरत नहीं है, सिर्फ कॉन्सेप्ट समझिए कि क्यों बन रहा है, कहां से बन रहा है। अब क्या हुआ? अब मैंने आपको बोला कि भैया 3 कंडीशन है, फुलफिल होगा इसमें आएगा क्या? पहले किससे रिलेटेड आइटम होना चाहिए? पार्टनर से रिलेटेड आइटम होगा, वही पीएल अप्रोप्रिएशन में आता है। दूसरा, बिफोर होना चाहिए, अगर पार्टनर से भी रिलेटेड और आफ्टर है तो नहीं आएगा, क्योंकि वो तो ऑलरेडी हो चुका है, तो 2 बार सैलरी दोगे पार्टनर को? तो नहीं। और तीसरा, नॉमिनल नेचर का होना चाहिए, अगर पार्टनर से रिलेटेड है और अगर वो नॉमिनल नेचर का नहीं है, पर्सनल नेचर का है, तो यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं हो। चल, अब सर क्या क्या कहना चाह रहे हैं, फिर से जल्दी बता रहा हूं। पार्टनर का कैपिटल, पार्टनर का क्वेश्चन में है, मान लो पार्टनर का कैपिटल पीएल अप्रोप्रिएशन में आएगा कि नहीं आएगा? सोचो, पार्टनर का कैपिटल पार्टनर से रिलेटेड है ना? पहला कंडीशन फुलफिल हुआ। दूसरा, कुछ नहीं बोलता है तो बिफोर मानते हैं। अरे कुछ किसी आइटम के बारे में बिफोर आफ्टर कुछ नहीं बोले तो क्या मानते हैं? तो बिफोर है, यस। कोई आया था ना? हाँ बोलिए, कौन सी क्लास? अच्छा अच्छा, ठीक है, बात कर ले, मैं भूल ही गया था। हाँ, देखो, तो मैंने आपको क्या बोला कि पार्टनर्स कैपिटल किससे रिलेटेड है? पार्टनर्स रिलेटेड है, यस। कुछ नहीं बोला है तो बिफोर है, यस। तीसरा कंडीशन, नॉमिनल नेचर का है वो, पार्टनर कैपिटल नॉमिनल नेचर का है। कौन से नेचर का है? पर्सनल। ये 3 अकाउंट होते हैं, पर्सनल, रियल, तो पर्सनल नेचर का है, क्योंकि कैपिटल किसके जगह पे आता है? बिजनेसमैन के नेम के जगह पे आता है। अरे बोलो, तो बिजनेसमैन पर्सनल है, इसीलिए उसकी जगह पे कैपिटल, तो वो नहीं आएगा, क्योंकि वो पर्सनल नेचर का है, पर्सनल नेचर नहीं है। ठीक है, ड्राइंग, पार्टनर का ड्राइंग भी क्वेश्चन में दिया है सर, अब देखते हैं वो भी, ड्राइंग भी कौन से नेचर का है? पर्सनल, नहीं आएगा। वही पे बात करते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट पार्टनर से रिलेटेड है, यस। बिफोर है, यस। और कौन से नेचर का है? नॉमिनल। नॉमिनल नेचर में आता क्या है सर? नहीं पता हमको, थोड़ा बता दीजिए। इनकम एक्सपेंस प्रॉफिट लॉस,
ओनली 4 थिंग्स आर इंक्लूडेड इन नॉमिनल अकाउंट। जब कई लोग चूंकि क्या होता है ना, मॉडर्न रूल सिर्फ पढ़ लेते हैं, तो मॉडर्न रूल पढ़ लेने से आपका क्या होगा ना कि वो बहुत अच्छा है, मैं भी मॉडर्न रूल ही पढ़ाया हूं, हमेशा वही पढ़ाता हूं, बोलता हूं अच्छा वही है, लेकिन ट्रेडिशनल रूल में टाइप्स ऑफ अकाउंट जान लेना जरूरी होता है, क्योंकि वो काम आता है, कहीं ना कहीं फंसा ही देगा। तो आपके 3 टाइप के अकाउंट होते हैं, जरूर जानिए, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। रियल, नॉमिनल, इम्पर्सनल अकाउंट में आते हैं। एक्चुअल में 2 ही टाइप के अकाउंट होता है, पर्सनल अकाउंट और इम्पर्सनल। और फिर इम्पर्सनल के अंदर 2 आता है, रियल और क्या, नॉमिनल। ये पूरा मैंने डिटेल में बताया है, ये भी चीजें ये मैं बता दूंगा कभी, जो नए लोग आए हैं उन लोगों को थोड़ा चेहरा से देख के मुझे लग रहा है कि नहीं पता है, तो मैं बता दूंगा, डिस्कस कर लेंगे बाद में। तो फिलहाल अभी मैंने आपको बोला कि 3 कंडीशन फुलफिल करो, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या करो, रिकॉर्ड करो। यहाँ की बात करते हैं सर, पार्टनर्स कैपिटल करंट क्यों बनाते हैं, इसके पीछे क्या रीजन है सर, मैंने बताया आपको। अब देखो कितना बढ़िया प्रैक्टिकल रूल है, लास्ट वीडियो में मैंने आपको दिया है और बताया यही चीज। क्या ट्रेडिंग पीएल के बाद हम डायरेक्ट क्या बनाते थे, बैलेंस शीट। जल्दी से बता रहा हूं शॉर्ट में, बैलेंस शीट बनाते थे पहले। तो आप क्या करते थे, यहाँ कैपिटल लिखते थे सबसे पहले। आप क्यों नहीं एज कैपिटल, बीच कैपिटल, सीज कैपिटल लिखते थे, सिर्फ कैपिटल लिखते थे, क्योंकि एक बंदा था, तो क्या जरूरत है किस लिखने का, नाम जो है उसी का है। अरे बोलो, ठीक। इस कैपिटल में आप सबसे पहले क्या करते थे, लाके नेट प्रॉफिट जोड़ते थे, ड्रॉइंग को क्या करते थे माइनस, आईओसी को क्या करते थे प्लस, आईओडी को क्या करते थे माइनस, उसके बाद से एडिशनल कैपिटल को क्या करते थे प्लस, करते थे ना। तब जो निकलता था उसको कहां निकालते थे, बाहर। अरे बोलो, चलो इस साल भी अगर हम ट्रेडिंग पीएल के बाद से क्या बना ले, पीएल अप्रोप्रिएशन। पीएल के बाद पीएल अप्रोप्रिएशन बनाना मजबूरी है, क्यों मजबूरी है बता दिया ना, क्योंकि कुछ आइटम इसमें रिकॉर्ड नहीं हुआ है, प्रॉफिट अभी सही नहीं है, जब ठीक करेंगे तभी बांटेंगे, तभी पार्टनर में सही बटेगा। चलो अब ठीक कर लिए, बांट भी दिए, तब पीएल अप्रोप्रिएशन के बाद तो सर बैलेंस शीट बना लीजिए, फिर इन दोनों को क्यों बना रहे हैं, ये अब डिस्कस कर रहे हैं। इसी के बाद बैलेंस शीट बना देना चाहिए। चलो ठीक है, इसके बाद हम बैलेंस शीट बनाएंगे तो क्या होगा वो दिखा रहा हूं आपको, बनाएंगे तो क्या होगा अब बताओ। यहाँ पर एक आदमी था तो एक का कैपिटल, एक का प्रॉफिट, एक का ड्रॉइंग था, जो हम प्लस माइनस करते थे। अब बताओ पार्टनरशिप में मैक्सिमम कितने पार्टनर हो सकते हैं, 50। 50 लोग जब होंगे तो आप यहाँ पे कैपिटल, समझ में आया, जब लिखोगे तो कितने लोगों का लिखना पड़ेगा, 50 का कैपिटल, 50 का नेट प्रॉफिट जोड़ोगे, 50 का ड्रॉइंग, तो कितने बार लिखना पड़ेगा कैपिटल, 50 बार, नेट प्रॉफिट कितने बार लिखना पड़ेगा, 50 बार, ड्रॉइंग कितने बार, आईओसी कितने बार, आईओडी कितने बार, तो और लेंदी कितना होगा, टाइम भी लगेगा और पूरा फैल जाएगा नीचे। इसके बाद अभी एक्सटर्नल लाइबिलिटी अलग है, क्रेडिटर, बिल्स पेबल, बैंक लोन, तो अभी और बचा हुआ है। तो लाइबिलिटी साइड पहुंच जाएगा हाजीपुर और ये रह जाएगा पटना में। नहीं समझ में आ रहा क्या बोलो, अरे बोलो, अरे भैया लंबा होते नहीं चला जाएगा, पेज में ये चला जाएगा बहुत नीचे और वो इतना ही दूर में खत्म हो जाएगा। एसेट साइड में बिल्डिंग प्लांट, भैया थोड़ा बहुत कैश इन हैंड, कैश हैंड में खत्म। तो इसलिए क्या सॉल्यूशन है सर, इसका सॉल्यूशन निकाला गया, फॉर्मेट जो बने वो कहां से आए मैं वो दिखा रहा हूँ, डिराइव करके किया गया। ये जितना इसमें काम हो रहा है गौर से देखा जाए तो क्या किया जा रहा है, इसमें ओपनिंग कैपिटल को सबसे पहले लिखा जाता है, इसको लिखा जाता है, फिर उसमें जो चीज प्लस माइनस होता है उसको किया जाता है और कौन सा कैपिटल बन जाता है, क्लोजिंग कैपिटल। यहाँ पे हम कायदे से क्या काम कर रहे हैं, अगर शॉर्ट में जाने तो हम ये कर रहे हैं कि ओपनिंग कैपिटल को क्लोजिंग कैपिटल में क्या कर रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं। तो याद रखना, जब भी किसी का ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस जानना होता है, इसलिए उसको सेपरेट अकाउंट बना दिया जाता है। क्या बनाया, ओपनिंग कैपिटल को क्लोजिंग कैपिटल में कन्वर्ट करना है, या ओपनिंग बिल्डिंग को क्लोजिंग बिल्डिंग का वैल्यू निकालना है, जैसे आप मशीनरी अकाउंट में करते थे ना। याद करो, डेप्रिसिएशन चैप्टर मशीन अकाउंट खोलते थे, सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस लिखते थे, फिर उसके बाद जो उसमें डेप्रिसिएशन लगता होता था, फिर कौन सा बैलेंस निकालते थे, क्लोजिंग बैलेंस। सेम है, इसका भी ओपनिंग क्लोजिंग जानना है तो भैया मशीन का ओपनिंग क्लोजिंग जानना है, मशीन अकाउंट बनाते थे। कैपिटल का ओपनिंग क्लोजिंग जानना है तो कौन सा अकाउंट खोलेंगे, कैपिटल अकाउंट। यही रीजन है, कर क्या रहा हो, कैपिटल अकाउंट में दिखा रहा हूं, वही काम कर रहे हो। आप क्या करते हो, धीरे से एक फॉर्मेट खींचते हो। अब उसमें भी इंटरेस्टिंग क्या किया गया कि जितने पार्टनर उतना कॉलम बना देना है। नहीं समझ में आ रहा है, अब देखो कितना टाइम बचेगा। अब यहाँ पे ये ओपनिंग कैपिटल था ना सबसे पहले, तो ओपनिंग कैपिटल मैंने बोला था किस साइड जाता है, नेचर के साइड में। कोई भी अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस कहां जाता है, नेचर। कैपिटल का नेचर क्या होता है, क्रेडिट, क्रेडिट में जाएगा। क्या नाम से लिखेंगे, बाय बैलेंस बीडी। बीडी किसके लिए होता है, ओपनिंग बैलेंस के लिए, लिख दिए। अब ये बाय बैलेंस बीडी किसके लिए लिखे, ए के लिए, बी के लिए, सी के लिए, सबके लिए। तो एक बार लिखेंगे और अमाउंट बस डाल देंगे सबके कॉलम में। टाइम बचा कि नहीं बचा। अब बताओ इसमें जोड़ना है हमको एडिशनल कैपिटल, तो एडिशनल कैपिटल जोड़ना है तो एक बार लिखेंगे बाय कैश, और क्या करेंगे, एक वर्ड एक बार यूज किया और अमाउंट सब में क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। नहीं समझ में आया, तो क्या फायदा हुआ कि ये जो 50 बार वर्ड यूज कर रहे थे इंग्लिश में जो लिख रहे थे, ये अब कितने बार लिखना पड़ा, एक बार। अमाउंट तो 50 बार लिखना पड़ेगा क्योंकि 50 पार्टनर है तो लिखना पड़ेगा। अरे क्या बोल रहा हूँ, समझ आ रहा है, टाइम बचा कि नहीं बचा। तो ये से फिर इसमें जो माइनस कर रहे हैं उसको इधर ना लेके इधर लिख दिए, टू ड्रॉइंग, टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। अरे बोलो ना, और लास्ट में जो यहाँ निकला प्लस माइनस से कौन सा कैपिटल हुआ, क्लोजिंग कैपिटल, तो वही बाहर जाएगा। अब जब ये बीच में बन गया, ये बनाएंगे। नहीं समझ में आया,
अब ये यहाँ पर प्लस माइनस करेंगे कि यहीं पे हो गया, यहीं पे हो गया, और जल्दी बोलो, तो यहीं पे हो गया, तो अब सीधे यहाँ लाएंगे तो क्या लाएंगे यहाँ पर, अब बताओ हम लोग ये सब लिखेंगे कि सीधे बाई मतलब एज कैपिटल बीच कैपिटल लिखेंगे ना डायरेक्ट, और कौन सा वैल्यू सीधे लिख देंगे, कौन सा वैल्यू, क्लोजिंग वैल्यू, अब सीधे एक ही अमाउंट आएगा, नहीं समझ में आया, तो इस टाइम्स बचाने के लिए किया जाता है, क्या बोला समझ में आया, अरे बोलो, फिर आता है बारी करंट अकाउंट, सर तो फिर अब ये काहे के लिए बना है, इसका मैंने क्या रीजन बताया कि अगर मान लो इसी में से कोई पार्टनर ये बोलता है कि मैं चाहता हूं कि मेरा कैपिटल अकाउंट फिक्स रहे, मैं बार बोल रहा हूं अकाउंट कैपिटल अकाउंट फिक्स, अमाउंट फिक्स नहीं, क्या बोल रहा है, कैपिटल अकाउंट को फिक्स रखिए, ये बोल रहा है कौन, पार्टनर, अमाउंट फिक्स करने के लिए नहीं बोला है, किसको फिक्स करने, अकाउंट, कैपिटल अकाउंट को फिक्स करना चाहता है कोई पार्टनर, इसका मतलब ये चाहता है कि उसके कैपिटल अकाउंट में कोई दूसरा अकाउंट नहीं लिखा जाए, कैपिटल अकाउंट में सिर्फ कैपिटल अकाउंट लिखाएगा, तो बाकी दूसरा अकाउंट कौन है सर, सैलरी अकाउंट है, आईओसी है, कमीशन है, अरे बोलो ना, ड्रॉइंग है, आईओडी, बहुत सारा अकाउंट है, बाकी सब अकाउंट के लिए क्या होगा, जैसे मैं बोला कि पापा को एक कमरा मिला रहने का, शुरू में नौकरी की है, तो एक कमरा में पापा भी, मम्मी भी, बेटा बेटी नौकर सब एक ही कमरे में सोएंगे, मजबूरी है, अरे बोलो, लेकिन अब क्या हुआ, जब 2 क्वार्टर मिल जाएगा, 2 रूम का कमरा मिलेगा, तो सबसे पहले किसको बाहर करेंगे, सर्वेंट को बाहर करेंगे, अरे बोलो ना, और 3 कमरे का मिलेगा तो भैया बच्चा बच्चा भी चला गया, रूम में शिफ्ट हो गया, ऐसे ही होता है ना, तो अभी यहाँ पर सपोज करो कि पार्टनर चाहते हैं कि मेरा कैपिटल फिक्स रहे, पापा चाहते हैं कि मेरा रूम क्या रहे, फिक्स रहे, इसका मतलब उनके रूम में कोई और नहीं जाएगा, सीधी सी बात है, कैपिटल अकाउंट फिक्स रखना है, तो कैपिटल अकाउंट में कोई और अकाउंट नहीं जाएगा, क्या बोल रहा हूं समझ आ रहा है, अब तो कैपिटल अकाउंट में सिर्फ कैपिटल जाएगा, तो बाकी अकाउंट, बाकी बच्चे नौकर कहां जाएंगे, उनके लिए भी तो कोई व्यवस्था करना पड़ेगा ना, वो कहां जाएगा, करेंट अकाउंट, इसलिए ये बनता है, सीधी सी बात है, बाकी के लिए आ गया, तो अब 2 तरीका है, अगर पार्टनर बोल दिए आके सीधे अकाउंटेंट से कि हम चाहते हैं कि मेरा जो बुक कीपिंग हो रहा है, मेरा जो हिसाब किताब हो रहा है, वो तुम किस मेथड से करो, फिक्स मेथड से, कौन से मेथड से, इसका मतलब वो कैपिटल अकाउंट को फिक्स रखना चाहते हैं, तो कैपिटल अकाउंट को फिक्स रखना चाहते हैं, इसका मतलब है कैपिटल अकाउंट में सिर्फ क्या जाएगा, कैपिटल, क्या क्या जाएगा, एक ओपनिंग कैपिटल, दूसरा कौन सा, एडिशनल कैपिटल, वो भी तो कैपिटल ही है, और तीसरा कौन सा, कैपिटल विड्रॉ, याद आ रहा है मैंने क्या बोला, और चौथा कौन सा कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल, ये 4 चीज ही इसमें जाएगा, बाकी सारा किसमें चला जाएगा, करेंट अकाउंट, इज इट क्लियर, पहले मैंने बोला था कि पार्टनर और फर्म के बीच में जो भी लेन देन होता है वो कैश में नहीं होता, याद आ रहा है, पार्टनर और फर्म के बीच में सारे लेन देन किसमें होते हैं, नॉन कैश, मतलब ऐसा से नहीं होता, तो किसके थ्रू होता है, कैपिटल अकाउंट के थ्रू होता है, इसी के थ्रू ना, लेकिन अब मैंने बोला कि अब जब पार्टनर बोलेंगे कि हम अपना कैपिटल फिक्स रखना चाहते हैं, तो पार्टनर और फर्म के बीच में जो लेन देन होगा वो कितने अकाउंट के थ्रू होगा, 2 अकाउंट के थ्रू होगा, कैपिटल अकाउंट के थ्रू हो गया, और सैलरी पार्टनर को जो फर्म देगा तो किस अकाउंट में देगा, कैपिटल के करंट में, पार्टनर और फर्म के बीच में जितने लेन देन होते हैं वो 2 अकाउंट के थ्रू होते हैं, एक कैपिटल अकाउंट और एक क्या, करंट, जब वो कैपिटल फिक्स रखना चाहते हैं तब, लेकिन अगर वो फिक्स नहीं रखना चाहते हैं, मतलब फ्लक्चुएटिंग, फिक्स नहीं रखना चाहते मतलब सारा ट्रांजेक्शन कौन से अकाउंट के थ्रू करेंगे, कैपिटल अकाउंट, तो सब एक ही कमरे में चला जाएगा, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ, पापा नहीं चाहते कि मेरा रूम फिक्स रहे, रूम फिक्स नहीं बोल रहा है, इसका मतलब सब लोग चलो उन्हीं के रूम में, क्या बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है, वहीं पे एसी, वहीं पे टीवी लगा हुआ है, मजा आएगा, अरे बोलो, बस यही है, तो सब लोग किसमें चले जाएंगे, कैपिटल अकाउंट में, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ, तो जब फिक्स नहीं रहेगा तो कैपिटल अकाउंट ही खुलेगा, इसको खोलने का जरूरत, अब दूसरा कमरा की जरूरत ही नहीं है, लेकिन जब फिक्स पापा बोल रहे हैं तो 2 कमरा का जरूरत पड़ेगा, एक उनका और एक बाकी लोगों का, इज इट क्लियर, आया समझ में, यही कॉन्सेप्ट है, तो दोनों ही अकाउंट किस लिए खोले जाते हैं, तो पार्टनर और फर्म के बीच में कितने का रुपए का पैसे का लेन देन हुआ है, पार्टनर ने शुरू में पैसा दिया था बिजनेस में कितना, और साल भर के बाद उसका कितने का पैसा बचा हुआ है, ये जानने के लिए दोनों अकाउंट, मतलब सिर्फ पार्टनर और फर्म के बीच में कितने पैसे का लेन देन हुआ है, फर्म पार्टनर को कितना पैसा देगा या फर्म पार्टनर से कितना पैसा लेगा, ये जानने के लिए दोनों अकाउंट खोला जाता है, मैंने बोला था 2 क्वेश्चन, अगर मैं अपने अकाउंटेंट से जाके बोला कि मुझे ये जानना है कि भाई मुझे इस साल के प्रॉफिट में कितना मेरा शेयर बनता है, आई एम ओनली इंटरेस्टेड टू नो द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, अमाउंट ऑफ, कि प्रॉफिट में मेरा कितना शेयर बनता है बता दीजिए मुझे, तो वो कौन सा अकाउंट खोलेगी, कैपिटल, करेंट की पीएल अप्रोप्रिएशन, अप्रोप्रिएशन, क्योंकि उसी से पता चल जाएगा प्रॉफिट में कितना शेयर बनता है, अब सुनो, अब मैं अपने अकाउंटेंट को जाके बोला कि मुझे ये बताओ कि मेरा इस कोचिंग से साल के आखिरी में कितना पैसा लेना बनता है, सुन लो, एक मैंने क्या बोला था, कितना प्रॉफिट लेना बनता है, और एक मैं क्या बोल रहा हूं, कितना
पैसा लेना, बहुत अंतर हो गया। समझदार आदमी समझ जाएगा, प्रॉफिट का मतलब सिर्फ प्रॉफिट में जानना चाहते हैं, और कितना पैसा लेना बनता है इसका मतलब पैसे वर्ड बोला हूं। तो पैसा तो भैया मुझे तुम देते हो तो फीस बोल के देते हो, स्कूल देता है तो सैलरी बोल के देता है, बच्चा रहता है तो रेंट बोल के देता है, अरे बोलो ना। लेकिन सब होता क्या है, पैसा। पैसा बोला तो उसमें कौन है, एक चीज है कि सब आ गया बस। तो मैं अगर ये जानना चाहता हूँ कि मुझे कितना पैसा इस साल के एंड में लेना है, तो बताओ वो पीएल अप्रोप्रिएशन से पता चलेगा क्या? वहां से तो सिर्फ प्रॉफिट में ही से पता चलेगा। तो कितना पैसा, इसका मतलब मैंने शुरू में कितना लगाया था वो भी तो मेरे को लेना बनता है। उसके बाद से बीच में और लगाया एडिशनल कैपिटल, जो ड्रॉइंग किया वो हटा लो, अरे बोलो। जो प्रॉफिट हुआ वो भी मेरे मेहनत से हुआ, वो भी तो मेरा ही है पैसा। जो सैलरी मुझे फर्म देगा वो नगद तो दिया नहीं, तो कहाँ डालेगा, मेरा कैपिटल और करेंट अकाउंट, तो ये सब जोड़ेगा ना। अरे बोलो, ये सब पैसा है, तो ये सब अगर मैं जानना चाहता हूं तो कौन से अकाउंट से पता चलेगा, कैपिटल और करंट। ये रीजन है। दो अलग अलग चीजें जानना है हमको। अगर मुझे जानना है कि मुझे सिर्फ प्रॉफिट में हिस्सा बताओ तो ये अकाउंट बता देगा, लेकिन अगर मुझे प्रॉफिट में हिस्सा नहीं चाहिए, मुझे टोटल पैसा चाहिए कि कितना मुझे लेना है साल के आखिरी में, तो वो कौन बताएगा, कैपिटल और करंट। कैपिटल और करंट अकाउंट में जो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होते हैं उसके लिए दो कंडीशन बताया था, उसमें सिर्फ दो कंडीशन याद आ रहा है। इसके लिए कितना कंडीशन, तीन। इसमें बोला था सिर्फ दो कंडीशन होगा, लिखाएगा कौन सा दो कंडीशन बताओ। एक पार्टनर और किसके बीच में होना चाहिए, फर्म। बस इन्हीं दोनों के बीच का ट्रांजेक्शन होते हैं। अगर किसी इंप्लॉय को सैलरी मिलेगा तो पार्टनर्स कैपिटल में आएगा। तब इंप्लॉय बोलेगा तो बहुत बदमाश लोग हैं, मेरा भी सैलरी अपने अकाउंट में डाल लेते हैं, नहीं समझ में आ रहा है, तो नहीं आएगा। क्या बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है। पार्ट किसके किसके बीच का ट्रांजेक्शन, केवल इस दोनों 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 अकाउंट पार्टनर के लिए का अकाउंट है, ये भी पार्टनर का करंट अकाउंट है, ये भी दोनों पार्टनर का ही है। और दोनों अकाउंट सिर्फ ये बताता है कि पार्टनर और फर्म के बीच में क्या क्या लेन देन हुआ, तो ये दोनों में तो वही आएगा। दूसरा, अब बताओ मुझे, उसके बाद से मैंने क्या बोला था, क्या होना चाहिए, नॉन कैश। मतलब अगर पार्टनर और फर्म के बीच में कोई भी लेन देन कैश में हो गया, किसमें हो गया है, फिर यहाँ रिकॉर्ड मत करना। मैंने इसका इसका रीजन बताया था कि अगर आप मेरे यहाँ फीस देने आए और मैंने बोला कि भैया ऑनलाइन ट्रांसफर कर दीजिए, किसमें कर दीजिए, तो अगर आपने ऑनलाइन मतलब मेरे अकाउंट में दे दिया है फिर कैश मिलूंगा, और अगर आपने कैश दे दिया है तो फिर अकाउंट में भी डलवाऊंगा, दोनों में से कोई एक ही करूंगा ना। अगर मैं बोल, इसमें क्या आता है, अकाउंट कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट के थ्रू मैं बोल रहा हूँ कि मुझे दो, इसका मतलब मैं कैश में नहीं लूंगा। और अगर कैश में आप दे दिए हो तो किसमें नहीं आएगा, अकाउंट में मत डलवाओ, अरे बोलो ना। तो कैपिटल अकाउंट करेंट अकाउंट कब होता है, जब हम पैसे कैश में नहीं लेते हैं पार्टनर फर्म के बीच, तब होता है। और जनरली पार्टनर और फर्म के बीच में सारा लेन देन किसमें होता है, कैपिटल और करेंट अकाउंट में, कैश में नहीं होता है, ये ध्यान रखना। लेकिन अगर क्लियरली क्वेश्चन में दे दिया है कि सैलरी का पेमेंट कैश में हुआ है, ए का सैलरी का पेमेंट किसमें हुआ है, फिर सैलरी इसमें नहीं आएगा, भले वो पार्टनर का है, ये भी बता दे रहा हूं। क्या बोल रहा हूं, समझ आ रहा है। लेकिन एक्सेप्शनल होता है, ऐसा होता नहीं है। कभी कभी डीके कोई में तो कोई क्वेश्चन ही नहीं दिया है, सीए लेवल में दे सकता है लेकिन इधर देता ही नहीं है, इधर सीधे बोलता है ए को सैलरी दिया गया, ए को सैलरी कैसे दिया गया नहीं बोला, तो आप क्या मानोगे, किसके थ्रू दिया गया, नॉन कैश। कुछ नहीं बोला है तो हमेशा नॉन कैश मान, अकाउंट में ही दिया, तो अकाउंट में डालेंगे कैपिटल, सैलरी आईओसी कमीशन सब अकाउंट में ही दिया जाएगा। इज इट क्लियर। तो ये अकाउंट बनाने का अलग रीजन है, ये अकाउंट बनाने का अलग रीजन है, और ये अकाउंट बनाने का सबका रीजन अलग अलग है। और यही तीन अकाउंट इस साल इस चैप्टर में, पहला चैप्टर में पढ़ना है, यही नया चीज है। बाकी आपका सब कुछ सिमिलर है, जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस इसलिए नहीं पढ़ा जाता है, वही काम आएगा एज इट इज रूल। लेकिन ये तीनों नया, अच्छा ये तीनों भी नहीं पढ़ाया जाता है क्योंकि ये भी आपका सेम है पहले जैसा, तो ये भी नहीं पढ़ाया जाएगा। जो नया चीज है सिर्फ वो पढ़ाया जाएगा, और नया चीज सिर्फ ये तीन। इज इट क्लियर, आया समझ में, पक्का क्लियर है, अरे बोलो।